गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक तो रिक्वेस्ट आपसे एक रिक्वेस्ट तो ये है कि मैसेज बॉक्स में अपने रोल नंबर लिख के अपनी अटेंडेंस शेयर कर दे और अपने फ़ोन का माइक म्यूट रखें। माइक पे साउंड आने से डिस्टरबेंस होती है। देव मूंट साइलेंट करो बच्चे। देव साइलेंट करो फ़ोन। तो हमारी जो कल बात हुई थी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के शांतिपूर्ण समाधान, उसमें हमारी बातें हुई कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चैप्टर 6 में किस तरह से शांतिपूर्ण समाधान की व्यवस्था की गई है, जिसमें हमने बात की कि चैप्टर 6 के अंतर्गत वार्ता के माध्यम से, वाद विवाद के माध्यम से, सत्य सेवा के माध्यम से, मध्यस्थता और मेल मिलाप के माध्यम से किस प्रकार से विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करने की व्यवस्था की गई है। उसमें आगे बात आती है, नेक्स्ट जो है पॉइंट उस पे है कि पंच निर्णय भी एक तरीका होता है जो अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की व्यवस्था करता है। पंच निर्णय में क्या होता है कि ये एक प्रकार से ना तो पूरी तरह से न्यायिक संस्था है, लेकिन ये न्यायिक संस्था की तरह, न्यायालय की तरह काम करता है। इसे अर्ध न्यायिक संस्था भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि 5 व्यक्तियों का, 5 लोगों का एक पैनल नियुक्त किया जाता है। 5 पंचों का न्यायाधिकरण होता है और वो न्यायाधिकरण अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समान काम करता है, लेकिन पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नहीं होता। पंच निर्णय के समक्ष विवाद से संबंधित राष्ट्र अपना विवाद लाना चाहते हैं या नहीं लाना चाहते, ये उन राष्ट्रों के ऊपर निर्भर करता है। अगर विवाद से संबंधित राष्ट्र पंच निर्णय के समक्ष अपने विवाद लाना चाहते हैं तो पंच निर्णय उनके विवादों के ऊपर, जो विवाद से संबंधित राष्ट्र है उनके विवादों के ऊपर जांच पड़ताल करता है और विभिन्न तथ्यों की खोज करता है कि किन कारणों से, किन वजहों से वो विवाद हुए, और दोनों ही पक्षों की बातें सुनकर फिर अपना फैसला देता है, अपना सुझाव देता है कि उनके विवाद किस प्रकार से सुलझाए जा सकते हैं। पंच निर्णय के समक्ष जो विवाद आते हैं, उन विवादों को राष्ट्र उनके सामने लाए या ना लाए वो राष्ट्र की इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन जब पंच निर्णय के माध्यम से सुझाव दे दिए जाते हैं, राष्ट्रों को कह दिया जाता है कि किस प्रकार से विवादों को सुलझाएंगे, तो वो डिसीजन मानना, वो सुझाव लेना उन राष्ट्रों के लिए बाध्यकारी होता है, यानी कि उनके डिसीजन को दोनों पक्ष अस्वीकार नहीं कर सकते। जो 5 न्यायाधीशों का या जो न्यायाधिकरण होता है पंचों का, उसका पैनल जो भी निर्णय करेगा उसको स्वीकार करना पड़ेगा। इस पंच निर्णय के माध्यम से, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद, कच्छ को लेकर के विवाद था, उसको सुलझाया गया। उसके बाद पंच निर्णय के बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है न्यायिक समाधान। न्यायिक समाधान में क्या होता है, या जुडिशियल सेटलमेंट। जुडिशियल सेटलमेंट के अंतर्गत विवादों को
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष लाया जाता है। ये भी विवाद से संबंधित जो राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों के आपसी इच्छा पर निर्भर करता है कि वो विवाद अपने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में लाएंगे या नहीं लाएंगे। अगर वो विवाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में लाते हैं तो उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो फैसला होगा वो मानना बाध्यकारी होता है। और अगर उस फैसले को कोई राष्ट्र नहीं मानता, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा दिए गए फैसले को, तो फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के सबसे शक्तिशाली अंग सुरक्षा परिषद का ये उत्तरदायित्व होता है कि सुरक्षा परिषद उनके विवादों को अंतर्राष्ट्रीय सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो निर्णय है उसको इम्प्लीमेंट करे। और सुरक्षा परिषद किसी भी प्रकार से कानूनी कार्रवाई, सैनिक कार्रवाई करके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के विवाद जो निर्णय है उसको इम्प्लीमेंट करवा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के माध्यम से काफ़ी सारे विवाद सुलझाए गए। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होने के बाद से लेकर के लगभग काफ़ी सारी संख्या में, जैसे कोरफू चैनल विवाद है, नामीबिया के संबंध में विवाद है, एंग्लो ईरानियन तेल से संबंधित विवाद था, यानी कि काफ़ी सारे विवादों को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सामने समक्ष सुलझाया गया। अब बात आती है कि पंच निर्णय और जुडिशियल सेटलमेंट, उनमें अंतर क्या है? पंच निर्णय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में अंतर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एक प्रॉपर जुडिशियल सिस्टम है, न्यायिक व्यवस्था है, जो कि एक समझौते पर, एक चार्टर के अकॉर्डिंग बना हुआ है। लेकिन पंच निर्णय इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। उसके अंतर्गत, पंच निर्णय के अंतर्गत एक प्रकार से पैनल होता है एक जजों का, जो अर्ध न्यायिक संस्था के रूप में काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है, प्रॉपर वहीं से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय काम करता है, हेग में। लेकिन पंच निर्णय के तहत जो पैनल बनाया जाता है वो अस्थायी होते हैं। वो पैनल कहीं से भी किसी भी प्रकार से काम कर सकते हैं, उनका कोई स्थायी स्थान या भवन या मुख्यालय नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में डिबेट्स होती है, विवादों के संबंध में सुनवाई होती है और उसके निर्णय प्रकाशित होते हैं। लेकिन पंच निर्णय के माध्यम से जो विवाद सुलझाए जाते हैं उनके निर्णय प्रकाशित होंगे या नहीं होंगे, ये विवाद वाले राष्ट्रों के ऊपर निर्भर करता है। जिन राष्ट्रों के बीच विवाद है वो अगर समाधान कर लेते हैं अपना, और अगर वो चाहते हैं कि उनका समाधान जो हुआ, जो निर्णय आया, वो प्रकाशित होना चाहिए, तभी उनका निर्णय प्रकाशित होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पंच निर्णय और न्यायिक समाधान यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के माध्यम से विवाद किस प्रकार से सुलझाए जा सकते हैं। पंच निर्णय में एक पैनल के तहत और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय प्रॉपर न्यायिक व्यवस्था के अकॉर्डिंग अपने विवादों का समाधान करता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट कि संयुक्त राष्ट्र संघ में किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं और विवादों का समाधान करने के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण अंग महासभा और सुरक्षा परिषद, उन दोनों ही संस्थाओं का, दोनों ही अंगों का महत्वपूर्ण रोल रहता है, जो चैप्टर 6 के अंतर्गत न्यायिक समाधान या शांतिपूर्ण समाधान की जो बात की गई है उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में। सुरक्षा परिषद एक प्रकार से शक्तिशाली अपितु छोटी संस्था है, कम लोगों की संस्था है, जिसमें 15 सदस्य देश होते हैं, 5 स्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो जो 5 स्थायी सदस्य देश हैं, वो देश अगर किसी एक फैसले पर सहमत होते हैं तो सुरक्षा परिषद महासभा की तुलना में जल्दी कार्रवाई कर सकती है। लेकिन महासभा में बहुमत होना, क्योंकि उसके सदस्य देशों की संख्या ज़्यादा है,
और निर्णय लेना सुरक्षा परिषद की बजाय काफ़ी कठिन है। तो इसलिए ज़्यादातर विवादों के संबंध में सुरक्षा परिषद का उत्तरदायित्व तो अहम हो जाता है उन विवादों को सुलझाने का, और महासभा सुरक्षा परिषद से सिफारिश कर सकती है विवादों को सुलझाने के संबंध में। दीक्षा, अपना कैमरा ऑफ करो बच्चे। संदीप, समझ आ रहा है क्या आप लोगों को? ठीक है। नेक्स्ट जो है, महासभा और सुरक्षा परिषद की जो भूमिका होती है वो कहीं ना कहीं अहम रोल निभाती है किसी भी प्रकार के विवादों को समाधान करने के लिए। अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के माध्यम से जो निर्णय होते हैं उनको कोई राष्ट्र नहीं मानते हैं, उनके विवाद के संबंध में जो भी डिसीजन होते हैं उनको, तो सुरक्षा परिषद उन निर्णयों को इम्प्लीमेंट करवाने में अहम भूमिका निभाती है। जैसे एक आपको उदाहरण दिया था क्लास के टाइम में कि इराक और कुवैत के बीच में युद्ध हुआ। मतलब इराक ने कुवैत के ऊपर अपनी सेना भेज करके अपना अधिकार जमा लिया था। तो उस समय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के आधार पर सुरक्षा परिषद ने सैनिक कार्रवाई करके कुवैत को इराक से स्वतंत्र करवाया था। इस जो पूरा घटनाक्रम है इसके ऊपर हमारे एक मूवी भी आई हुई है, एयरलिफ्ट करके मूवी, आपको बताया था। उसमें ये जो मूवी है वो सत्य घटना पर आधारित है, और उसमें एक भारतीय थे जिन्होंने वहाँ रहने वाले, कुवैत में रहने वाले भारतीयों को एरोप्लेन के माध्यम से वहाँ से मतलब रेस्क्यू किया था, बचाया था, भारत में लेकर के आए थे। उसके बाद 1970 की घोषणा, 1970 के अंदर जो भी विवाद है उनको सुलझाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कानून पास किया गया, एक घोषणा की गई, और उस घोषणा में ये कहा गया कि जो भी राज्य विवाद से जुड़े हुए हैं या विवाद से संबंधित जो भी राज्य हैं वो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में दिए गए सिद्धांतों के अनुसार ही अपना विवाद सुलझाएंगे और उन सिद्धांतों का पालन करेंगे, उनका पालन करने के लिए वो बाध्यकारी होंगे। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत विवादों को सुलझाने की व्यवस्था की गई, उसको मानने के लिए सभी उसके सदस्य देश उसकी बात मानने के लिए बाध्यकारी होंगे, ऐसी व्यवस्था की गई। उसके बाद है मध्यस्थ या प्रतिनिधि के रूप में। जैसा कि 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय ताशकंद समझौता हुआ और रूस ने भारत और पाकिस्तान के 1965 का जो विवाद था उसको सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये जो मध्यस्थ होता है इसके अंदर सुरक्षा परिषद अथवा महासभा किसी एक राष्ट्र की व्यवस्था कर सकती है, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को ज्वाइन को उस ये भूमिका निभाने के लिए कह सकती है, और जिस व्यक्ति को ये भूमिका निभाने के लिए कहा जाता है वो व्यक्ति विवाद से संबंधित राष्ट्रों के बीच बातचीत करवाने के लिए एक माहौल, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है। ज़्यादातर मध्यस्थता या प्रतिनिधि के रूप में सुरक्षा परिषद का सभापति या फिर महासभा का सभापति या फिर महासचिव एक प्रकार से वो भूमिका निभाता है प्रतिनिधि के रूप में। उसके बाद है प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी या अवरोधक कूटनीति। प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी या अवरोधक कूटनीति, इस धारणा का विकास या ये जो विचार है ये सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैमरशोल्ड के द्वारा लाया गया। आमतौर पर ये जब शीत युद्ध का दौर था, शीत युद्ध का दौर मतलब जब अमेरिका और रूस के बीच एक प्रकार से ऐसा माहौल था, तनाव का माहौल था कि कभी भी युद्ध कर सकते हैं लेकिन युद्ध हुआ नहीं, यानी कि पूरी दुनिया में एक डर का माहौल था।
और उनके बीच में अपने आप को शक्तिशाली सिद्ध करने की एक होड़ मची हुई थी। और वो दोनों देश ज़्यादा से ज़्यादा देशों को दुनिया के अपने पक्ष में लाना चाहते थे और दुनिया दो ध्रुवों में बंट गई। एक पूंजीवादी ध्रुव जो अमेरिका और उसके के प्रभाव में आने वाले राष्ट्र थे, दूसरा साम्यवादी जिसमें रूस और उसके प्रभाव में आने वाले राष्ट्र थे। तो वो जो दौर था जिसे हम शीत युद्ध का दौर कहते हैं, उस दौर में तनाव को कम करने के लिए, शांतिपूर्ण माहौल बना रहे इसके लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया, अवरोधक कूटनीति। इसके तहत महत्वपूर्ण जो बात की जाती है वो 4 प्रकार के फैसले होते हैं। एक, जो भी दल विवाद से संबंधित राष्ट्रों की जांच पड़ताल करता है, निरीक्षक दल, वो विवाद से संबंधित राष्ट्रों के बीच में युद्ध विराम की घोषणा या युद्ध विराम के एरियाज, क्षेत्र कौन कौन से होते हैं उनका निरीक्षण करता है, वो मेंटेन रहे, वो बने रहे, ये देखने का काम करता है। या फिर दो राष्ट्रों के बीच प्रॉपर युद्ध हो जाता है, जैसे कि भारत की ओर से राजीव गांधी के टाइम में शांति सेना श्रीलंका भेजी गई और श्रीलंका में दो समुदायों के बीच, एक वहाँ पे लिट्टे और एक तमिल समुदाय, दो संगठन थे। एक लिट्टे तमिल समुदाय का संगठन था और एक श्रीलंका के मूल समुदाय सिंहली जिसे बोलते हैं उनका संगठन था। उनके बीच में युद्ध था, तो उनको रोकने के लिए जो दो ग्रुप बने हुए थे, शांति सेना भेजी गई, उन दोनों देशों की सेनाओं के बीच में जिसने स्थापित किया गया। तो उस प्रकार से युद्ध से संबंधित जो पक्ष होते हैं उनके बीच अपनी सेना भेज करके संयुक्त राष्ट्र संघ उनके युद्ध को रोकने का काम करता है, युद्ध को रुकवा सकता है। तीसरा, इस प्रकार की घरेलू व्यवस्था डेवलप करता है जिससे संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णयों को इम्प्लीमेंट किया जा सके और किसी भी राष्ट्र में जो सांप्रदायिक समूह होते हैं उन सांप्रदायिक समूह पर अंकुश लगा करने का प्रयास करता है। इस प्रकार से विभिन्न विवादों का समाधान संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया जा सकता है। अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो यूगोस्लाविया में 1992 में शांति सेना भेज करके वहाँ पे माहौल को ठीक किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ शांति सेना दोनों ही देशों के बीच में, विवाद से संबंधित देशों के बीच में शांति स्थापना करने का प्रयास करती है। उसके बाद आता है रीजनल एजेंसीज अक्षेत्रीय अभिकरण। अक्षेत्रीय अभिकरण क्या होता है कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ और दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया को कैसे युद्धों से बचाया जाए, ये जब निर्णय हुआ और संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ, लेकिन जब संयुक्त राष्ट्र संघ शुरुआती दौर में, आरंभिक चरण में काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म पर विवादों का समाधान करने के लिए पूरी तरह से सक्षम नहीं हो सका या अपनी भूमिका अहम नहीं निभा सका, तो दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न देशों ने अपने अपने यहाँ पर अपने रीजनल संगठन्स का निर्माण किया जो उनके आर्थिक गतिविधियों को कंप्लीट करने का, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने का, उनके बीच में व्यापार स्थापित करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी और निभाती हैं। और उसके साथ साथ उनके बीच में विवादों को सुलझाने के लिए भी उन लोगों ने, सभी राष्ट्रों ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। जैसे अरब लीग की बात करें तो वो जो अरेबियन कंट्रीज है जिसमें इराक, सूडान, लेबनान, सीरिया, कुवैत, मोरक्को आदि देश शामिल है, उनका एक रीजनल संगठन है जो उन क्षेत्रों के आपस के सामाजिक और सांस्कृतिक मामलों में देखता है और आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक मामलों को सुलझाता है और विवादों को सुलझाने का काम करता है। उसी प्रकार यूरोप के देशों का संगठन यूरोपियन यूनियन बना, हमारे साउथ के देशों का सार्क बना। सार्क मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्सेस, जिसमें 8 देश शामिल हैं। 8 देश कौन कौन से हैं सार्क में? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव,
नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, ये 8 देश सार्क में शामिल हैं। सार्क की तरह ही दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का संगठन बना आसियान। तो ये जो विभिन्न रीजनल संगठन और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, इन रीजनल संगठनों ने देशों के बीच में शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने में, देशों के बीच में आर्थिक गतिविधियों को बहाल करने में, व्यापारिक गतिविधियों को बहाल करने में, उनके बीच व्यापार को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत शांतिपूर्ण समाधान की जो व्यवस्था की गई है, उस व्यवस्था को देखते हुए हालांकि काफ़ी सारे मुद्दे या काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म ऐसे थे जहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ सफलतापूर्वक काम नहीं कर पाया, लेकिन उसके बावजूद हम ये नहीं कह सकते कि चैप्टर 6 के अंतर्गत जो व्यवस्था है संयुक्त राष्ट्र संघ की, उसका कोई भूमिका नहीं रही या उन शांतिपूर्ण समाधान करने की कोई भूमिका नहीं रही। हम देखते हैं कि विश्व में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे महासभा या सुरक्षा परिषद के द्वारा युद्ध विराम कराने की, युद्ध की स्थिति से दुनिया के देशों को बचाने की या रोकने में सफलता मिली है। और इतना तो हमें ज़रूर सोचना पड़ेगा या स्वीकार करना पड़ेगा कि कोई भी जो देश जिनको विवाद से संबंधित है, उनके विवादों को सुलझाने के लिए, उन दोनों के बीच में आपस में विश्वास डेवलपमेंट करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ना सिर्फ संयुक्त राष्ट्र संघ बल्कि इसके विभिन्न अंग जो हैं, जैसे महासभा है, सुरक्षा परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, उन सभी डिपार्टमेंट ने, उन सभी इनके अंगों ने विभिन्न विवादों को सुलझाने में एक अहम रोल अदा किया है, एक अहम भूमिका निभाई है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अगर इन शांतिपूर्ण समाधान के संबंध में ये इतना ही क्वेश्चन बनता है, और ना सिर्फ ये क्वेश्चन बनता है बल्कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। एग्जाम में आने की संभावना इसकी 10 में से 10 बार रहती है मैक्सिमम टाइम्स। 10 में से कभी कभार 0.09% ऐसा होता है कि ये क्वेश्चन ना आए, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स ये क्वेश्चन आता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। इसमें मतलब 2 प्रकार से पूछा जा सकता है, जो कल बताया था। एक तो शांतिपूर्ण समाधान, जैसे आपको असाइनमेंट में दिया है ये क्वेश्चन कि किस प्रकार से, ये क्वेश्चन 2 प्रकार से आ सकता है। एक तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पीस कीपिंग या शांति निर्वहन के लिए क्या व्यवस्था की गई है, या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अंतर्गत एक तो क्वेश्चन वो नेक्स्ट चैप्टर का था। एक क्वेश्चन तो ऐसे आ सकता है कि शांतिपूर्ण समाधान की प्रक्रिया की व्याख्या करें या कैसे प्रक्रिया की गई है, विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के विभिन्न विधियों का वर्णन करें। और दूसरा, इसी क्वेश्चन को पैसिफिक सेटलमेंट नाम दे करके पूछा जा सकता है। और तीसरा, शांति रचना या पीस मेकिंग, इस नाम से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। लेकिन वो क्वेश्चन एक ही होगा जो चैप्टर 6 के अंदर बातें की गई है, जिसमें हम मध्यस्थता, वार्ता, जांच, डिबेट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सुरक्षा परिषद, महासभा, विभिन्न स्थानीय अभिकरण, उनकी भूमिका, इन सब का इन सब के बारे में एक्सप्लेन करना होता है। तो आज के लिए इतना ही, यहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। कल जो हम क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत विवादों को बाध्यकारी तरीके से सुलझाने की क्या व्यवस्था है। और जो बाध्यकारी तरीके से विवादों को सुलझाने की व्यवस्था है, उसमें एक प्रकार से
कोलेक्टिव सिक्योरिटी या सामूहिक सुरक्षा वाला क्वेश्चन ही आता है। और कोलेक्टिव सिक्योरिटी और सामूहिक सुरक्षा के बारे में आपने में भी पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, लेकिन आपके पिछले सेमेस्टर के अंदर एक पूरा चैप्टर था सामूहिक सुरक्षा कोलेक्टिव सिक्योरिटी पे। वो क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट होता है, वो भी काफ़ी आता है एग्जाम में, जो कि विवादों के बाध्यकारी समाधान के अंतर्गत आता है। और असाइनमेंट के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि असाइनमेंट आप सैटरडे तक बना करके और उसकी पीडीएफ फाइल बना के ज़रूर सबमिट करवाएं। तो आज वाले में किसी को कोई प्रॉब्लम या समझ ना आया हो कुछ, तो वो पूछ सकता है एक एक करके। अगर एक बोल रहा है तो दूसरा माइक ऑन नहीं करेगा, एक टाइम में एक ही स्टूडेंट पूछेगा। आनंद, आनंद आज वाले में कोई प्रॉब्लम, आज जिस पे बात हुई? अरुण, ओके। इस टॉपिक पे तो मैंने वो एक लेक्चर बना के वीडियो भेजा हुआ है, आप एक बार चेक, हाँ भेजा हुआ है।